सर 21 इयर्स इन सऊदी मार्केट एंड मेरा पहला सवाल ये कि जब आप पहली बार गए थे वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में डेफिनेटली देयर वाज अ चेंज, देयर वाज अ बिग चेंज। जो डिफरेंस लगा वो वर्किंग विद मल्टीनेशनल्स। व्हाट्स द इमोशनल कॉस्ट ऑफ मूविंग देयर एंड इज इट रियली वर्थ इट? जो इमोशनल कॉस्ट है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बंदा है जो जो जा रहा है उसे वही फील कर सकता है। पाकिस्तान मशहूर रहा है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर बेचने में। आपने खुद मेंशन किया था पहले सेगमेंट में, ड्राइवर्स, गार्ड्स, लेबर्स, ये सारे आपको मजदूर तबका पाकिस्तानी दिखता है। जो लोग जाने के एस्पिरेशन रखते हैं या जिनका वीज़ा लग गया है, अब जाने वाले हैं, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। कोई भी नेशनैलिटी काम कर रही होती है वो अपने लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। सैडली ये पाकिस्तानियों के लिए ट्रू नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हैंड होल्डिंग या सपोर्टिंग उस लेवल की नहीं है जितने की अदर नेशंस में है। नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, बल्कि यू टेक सिंगापुर, यू टेक मलेशिया, यू टेक यूएई, हर जगह आपको एक बड़ी स्टैब्लिश्ड लॉबीज मिलेंगी। हम ईगर तो बहुत है जाने के लिए, लेकिन हमारी डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग। आपने इंडियंस की बात की, अक्सर कर उन्हें लेबल किया जा रहा है हार्ड वर्क, सस्ता। डू यू एग्री विद दैट कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है वो लोग, और हम लोग शायद अभी भी उतने नहीं उस लेवल पे हम नहीं काम कर पा रहे। कॉम्पिटेंस तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे पास डेडिकेशन वो नहीं है। सो वी लैक इन डेडिकेशन, we lack in delivery, we lack in fulfilling our promises. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of No Cap with Zen Koplani. And as you guys are aware that these conversations are unfiltered, raw conversation, straight with the guest and really talking about what really is the truth out there. Because you know that beyond those panel discussions and beyond those conferences, rarely we speak the truth. आज हमें ज्वाइन किया है सर असद मुश्तबा नकवी साहब ने। असद साहब जो है वो सीनियर कंसल्टेंट है, लीडर है मैनेजमेंट वर्ल्ड के अंदर। ही हैज़ अ प्लेंटी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन गल्फ मार्केट, पर्टिकुलरली इन सऊदी अरेबिया, एंड वी आर सो थ्रिल्ड टू हैव हिम विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने का। कैसे हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद मुश्तबा नकवी है। मैं आईबीए का ग्रेजुएट हूँ और मैंने पाकिस्तान में 2 बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया। 8 साल पाकिस्तान में आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, और उसके बाद सऊदी अरब मूव हो गया, जहाँ मैंने 21 इयर्स स्पेंड किए, जिसमें बहुत टॉप नॉच कंपनीज़ में काम करने का मुझे मौका मिला, इंक्लूडिंग सबोला, इंक्लूडिंग बसामा ग्रो एंड फ्यू एफिलिएट्स ऑफ अरामको, एंड फाइनली मैं सऊदी टेलीकॉम में डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट था। और जब मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद मुझे मौका मिला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने का। तो मैं एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहा फॉर 3 इयर्स, और उसके बाद भी मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया फॉर अबाउट एन ईयर। और आजकल मैं कंसल्टिंग करता हूँ और साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। टीचिंग मेरा हमेशा का एक प्रोफेशन वो रहा, एक शौक़ रहा, मेरा पैशन रहा। तो यूनिवर्सिटी में मैं बड़े रेगुलरली पढ़ाता हूँ एमबीए के फाइनल स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। असद साहब, हम बहुत सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं हमारे पॉडकास्ट के, हमने बहुत सारी पाकिस्तानी ओरिजिन की बात की है, बट आपको बिलखुसूस बनाने का रीज़न ये था कि हम ज़रा बात करेंगे गल्फ मार्केट पे, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड ऑफ कोर्स यूएई एंड कतर के हवाले से। सर, यू हैव वर्क 20 इयर्स इन द सऊदी मार्केट, मिनिमम 20 इयर्स इन सऊदी मार्केट, 21 इयर्स, देयर यू गो। सर 21 इयर्स इन सऊदी मार्केट एंड मेरा पहला सवाल ये कि जब आप पहली बार गए थे वहाँ पे, क्या डायनामिक्स थे, क्या कल्चर, कोई शौक था, नहीं था? आज टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुकी है, मगर जब हम 21 साल पहले की बात कर रहे हैं सर, तो मुझे याद है वो छोटे छोटे कॉलिंग कार्ड्स होते थे जिसको घर में बात की जाती थी। कितना तैयार थे आप जाने के लिए, और कितना हम यहाँ पे लोगों को तैयार करते हैं जब वो बाहर मूव हो रहे होते हैं? इस पर थोड़ा आप बताएं हमें। जी, मैं बड़े इख्तिसार से बात करूँगा। सो आई लेफ्ट पाकिस्तान लॉन्ग टाइम बैक, अबाउट 25 प्लस इयर्स बैक, बिकॉज़ आई हैव मूव्ड बैक लाइक 3 to 5 years back. So 21 plus 5, this is I'm talking about 26 years back. So when I went there, there was not big shock because I was selected by the team who came here to Pakistan and they interviewed me, and so I was mentally ready to be there, and I had visited there a couple of more times before for Umrah and all. तो जाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक तो नहीं मिला। थोड़े से सऊदी जुब्बे से और उस कल्चर से मैं एक्वेंटेड तो था, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट में डेफिनेटली देयर वाज अ चेंज, देयर वाज अ बिग चेंज। आई वाज वर्किंग हियर इन अ वेरी रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी, हैविंग अ वेरी गुड जॉब, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, दिस एंड दैट एवरीथिंग। अब जब मैं वहाँ लैंड किया तो
मुझे थोड़ा-सा ये कल्चर शॉक मिला कि ऑफ़िस का कल्चर, ऑफ़िस की एनवायरनमेंट वाज़ वे डिफरेंट देन द पाकिस्तानी थिंग। पहला जो डिफरेंस लगा वो वर्किंग विद मल्टीनेशनल्स, मल्टीनेशनल ओरिजिन पीपल, जिसमें आपके नेक्स्ट टेबल पे कोई इजिप्शियन है, तो कहीं कोई इंडियन है और कहीं कोई लेबनीज़ है। सो अब इन सब लोगों की साइकी ऑब्वियसली मुझे नहीं पता थी। तो इनको कोप अप करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा-सा टाइम लगा। हुँ। सर जो आप कह रहे हैं कि एक तो आपको समझ में ये आया कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग मौजूद थे। एंड नाउ अगेन 26 साल पहले की बात करें यानी कि हम सन 2000 की बात कर रहे हैं। बट उस वक़्त अपार्ट फ्रॉम दैट दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ पीपल आर शादी टू ब्लड है, काम के हवाले से क्या मुख्तलिफ था? बिकॉज़ सन 2000 में भी सऊदीया एक पॉइंट पे आ चुका था, ऑयल डिस्कवरी को भी 20 साल हो चुके थे उनकी। जी। क्या डिफरेंस लग रहा था वर्किंग स्टाइल में, जो यहाँ आपको तैयार नहीं किया गया था? अच्छा देखिए, तैयार करने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी का रोल था। मुझे तो जॉब समझिए कि प्लेट में रख के मिल गई। एक ऐड आया, मैंने अप्लाई किया और आई वाज़ सेलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम करने के हवाले से आई वाज़ अ बिट सरप्राइज्ड कि सऊदी इज़ नॉट दैट बैकवर्ड एज़ पीपल यूज्ड टू बिलीव एंड पीपल यूज्ड टू से। आज भी अक्सर लोग जो कि अपडेटेड नहीं है करंट इन्फॉर्मेशन से, वही समझते हैं कि बड़े बैकवर्ड हैं वो लोग। बल्कि वेस्टर्नर्स स्पेशली यूरोपियंस या जिन्होंने कभी जिनका एक्सपोज़र नहीं हुआ है सऊदी अरब से, तो वो कहते हैं कि वो तो कैमल्स चलते हैं, वहाँ तो गाड़ियाँ नहीं होती। तो इस किस्म का परसेप्शन भी है। ऑल्दो अब बहुत चेंज होता जा रहा है, लोग जाते हैं तो देखते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मैं समझ रहा था कि शायद काफ़ी बैकवर्ड होगा, बट टू माय सरप्राइज़ दे वर वेल ऑर्गनाइज्ड। ऑल्दो उस वक़्त इंटरनेट और कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था। मैं यहाँ मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, तो मेरे पास ईमेल और हर चीज़ थी, उस वक़्त की बात हो रही। वहाँ पे थोड़ा-सा ज़रा फ़र्क था। बट देन बहुत रैपिडली इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया और चेंज किया। सो मैंने सऊदी की दोनों वर्ल्ड्स देखी हैं, बिफोर 9/11 थोड़ा-सा अरसा ओके, और आफ्टर 9/11 एक लंबा अरसा। तो बिल्कुल। बिफोर 9/11 इतना पैसे का इन्फ्लक्स सऊदीया में नहीं था। ओके, तो इतनी ऑर्गनाइज़ेशंस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन 9/11 के बाद रैपिड बूम आया, बहुत चेंज हुआ। अच्छा, ये बूम जो ब्लास्ट अब तो मिस्टर एमबीएस के आने के बाद तो और ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ब्लास्ट हो गया। बट आई हैव गॉन थ्रू दीज़ चेंजेस एंड आई हैव विटनेस्ड ऑल दिस फिर्स्ट हैंड। लकीली मेरे केस में ये रहा कि थ्रू आउट 21 इयर्स मैंने टॉप नॉच कंपनीज़ में काम किया। तो द फर्स्ट एम्प्लॉयर वाज़ वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज़ इन सऊदी अरेबिया। तो उनके पास इंटरनेशनल लोग थे, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो जो ग्रास रूट लेवल पर या छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लोगों को चैलेंजेस आते हैं अपने एम्प्लॉयर से, कफ़ील से, वो मुझे फेस नहीं करने पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। लवली। अब इस पॉइंट को मैं आपके अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसमें मैं लिंक करूँगा कि व्हाट शुड यू सी व्हाइल एक्सेप्टिंग अ जॉब ऑफर? क्योंकि हम सिर्फ़ ये देख के अगर जंप कर दें कि भाई सऊदी जाना है, रियाल मिलेंगे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड वाइज़ डिसीजन। सो यू माइट बी शॉक्ड टू सी द डिफरेंस। आप यहाँ बैठ के कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करते हैं और अपनी करंट पाकिस्तानी सैलरी से जब मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं, तो लगता है वाओ! तो बहुत ज़बरदस्त है, चलते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं, तो पता मेरे घर लोग आके रहते थे जो यहाँ पाकिस्तान में बड़े अच्छे सर्जन हैं। ऑपरेशंस करते हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर अच्छा नहीं रहा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको तो बिल्कुल शॉक ऑफ लाइफ मिल गया। अब एक सर्जन को आप अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में बिठा देंगे और कहेंगे आप नज़ला ज़ुकाम का इलाज करें, ये I mean, you cannot blame Saudi or the employer 100%. This is your look after also कि आप देखें आप किस क्लिनिक में जा रहे हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी फर्स्ट टाइम मैंने देखे कि लोगों को शॉक ऑफ लाइफ हुआ। इफ़ यू डू योर होमवर्क वेल एंड इफ़ यू नो, आजकल के दौर में तो आप फिंगर टिप्स पे आप गूगल पे आप जाके देख लें कि एम्प्लॉयर कैसा है, उसकी ब्रांड इमेज कैसी है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कैसा है। ये सारी चीज़ें देख के फिर आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन लें, तो फिर आपको इतना शॉक नहीं मिलेगा। सर जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट आपने कहा कि एक सर्जन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में चला जाएगा ना, ऑफ कोर्स वो डिससैटिस्फाइड होएगा, मेक सेंस। अच्छा, एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है यहाँ पे लोगों का, प्रोफेशनल्स का, कि एक बार बस पहुंच जाओ, एक कोई जॉब मिल जाए, थोड़ा सा कम पैसों पे बस बैठ जाओ, फिर खुद ही अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी, रास्ते निकलते जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। क्या रीजन है ये माइंडसेट का? नंबर 2,
क्या ये एक जो मिसकैलकुलेशन कर लेते हैं आउट ऑफ डेस्परेट मूव्स, क्या ये सही है? एंड ऑल्सो जो लोग आज सऊदीया को एक बहुत हॉट केक समझ के भागना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, हाउ डज़ दैट वर्क? व्हाट्स योर इनपुट ऑन दैट प्लीज़? ज़ेन इसमें आई थिंक इसको हम 2 एंगल से अगर एनालाइज़ करें तो बेहतर है। एक तो ये है कि लोगों का डेस्परेशन कितना है। अब डेस्परेशन इस वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ट्रेंड चल निकला है, एक वेव आई हुई है कि वी हैव टू लीव द कंट्री। व्हाटएवर बस सऊदी का वीज़ा मिल जाए या यूएई का वीज़ा मिल जाए और अब आप उसका रिपरकशंस देख रहे हैं कि वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब दुबई का वीज़ा लेना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। इवन सऊदी अरब के पास भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो इसकी पे हम बात करेंगे कि क्यों आ रही हैं ये डिफ़िकल्टीज़। लेकिन जब आप बगैर अपना होमवर्क किए हुए जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर कीन इंटरेस्ट ऑफ लीविंग द कंट्री, डेस्परेशन टू लीव द कंट्री ऐसा डिसीज़न लेते हैं, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। देखिए करियर आपका है, आपको लुक आफ्टर करना है उसको। अगर आप अपने करियर को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं करेंगे और अपने एम्प्लॉयर या अपने कंट्री के रहम करम पे छोड़ देंगे, then you have to pay the price. I mean, you have to be very sensible and very articulate about identifying your career. If you think that maybe working in Pakistan, working in a good company, and you've been appreciated, your work has been valued, then why leave? If you देखिए सिर्फ एक पैसा एक चीज तो है, ठीक है आपको रियाल तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका कैरियर आगे जाके स्टक हो जाता है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती आपकी, तो आई थिंक यू आर पेइंग अ वेरी बिग प्राइस फॉर मूविंग आउटसाइड। तो इसलिए इसको हमें बहुत देखभाल के करना है। जस्ट जाना है, वैसे तो डेस्परेशन में आपको पता है कि लोग राफ्ट में बैठ के भी एंटर हो रहे हैं और अपनी जान को कसर खतरे में डाल रहे हैं। बट वी आर टॉकिंग टू द लिटरेट पीपल, वी आर टॉकिंग टू द एजुकेटेड क्लास, सो दे शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट द करंट मूव्स। क्या हो रहा है मार्केट में, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स ऑब्सोलीट हो रही है, ये सारी बातें हमें देख के फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। सो जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट, आज के एपिसोड का थीम भी यही है, वर्किंग इन सऊदी, रियलिटी वर्सेस रोमांस। एकदम माइंडसेट है, बाहर चले जाए सब सेट हो जाएगा, बस बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे एयरपोर्ट पे आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट हमारी हो गई है, एफआईए बहुत स्ट्रिक्ट काम जी। कर रहा है आपका, जिस पे लोगों को रोका जा रहा है चीज़ें वगैरह। एंड यू जस्ट मेंशन अबाउट यूएई's वीज़ा, एंड यू नो दैट आई वर्क इन यूएई मार्केट राइट नाउ। यूएई का विजिट वीज़ा एजेंट्स जो है वो इस वक्त 1 मिलियन रुपीज़ तक चार्ज कर रहे हैं। यस, एंड पढ़े लिखों से नहीं, ऑल द अनस्किल्ड लेबर, ऑल दैट एज वेल। अब मेरा सवाल, कि मैं अनस्किल्ड लेबर पे आऊँगा थोड़े टाइम बाद, पर मेरा सवाल अभी फिर से वही लिटरेट क्लास प्रोफेशनल्स के हवाले से है। वर्किंग इन सऊदी, स्पेशली फॉर सऊदी बॉसेस, how is that different from a Pakistani market? Also, a lot of people, when they're working with Saudis, UAE is filled with expats. Saudi is not that case. UAE की जो population है वो hardly 10% है। True. ठीक है, सऊदी में ऐसा नहीं है। सऊदी की अपनी population बहुत बड़ी है, जिसमें उनके bosses Saudis ही हैं। Working with them, क्या चीज़ का ख्याल रखना है लोगों को? आपने क्या सीखा अपने तजुर्बे में जब आप डायरेक्ट सऊदीज को रिपोर्ट कर रहे थे? इस पे तो आप बताएं हमें। अच्छा। इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं जो भी बात कहूँगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये जनरलाइज़ नहीं हो सकता। ये लकीली मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि आई हैड वर्क्ड विद वेरी रेप्यूटेड कंपनीज़ इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट। ब्रिटिशर्स भी थे, अमेरिकन्स भी थे, मेरा लास्ट लाइन मैनेजर भी अमेरिकन था। तो इस हवाले से इनके यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको 10 डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी। सो इनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, एरोगेंस को अगर आप जगह रखे हैं तो दैट इज़ देयर। Is there? एक चीज़ You agree that Saudis are arrogant? तो है, देखिए सारे सब में एरोगेंस का लेवल अलग है। आप कतरीज़ की बात करेंगे, कुवैतीज़ की बात करेंगे, दे आर इक्वली एरोगेंट। सो ऐसा नहीं है कि एरोगेंस की बात नेशनैलिटी वाइज़ थोड़ी-सी चेंज होती जाती है। लेकिन द बिगर यू आर, द मोर रिच यू आर, तो ये तो एरोगेंस तो खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती वाली बात है। थोड़ा-सा तो ये आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, एरोगेंस का ताल्लुक फिर थोड़ी-सी लैक ऑफ एजुकेशन से भी होता है। Yeah. जब आपकी एजुकेशन, मैनरिज़्म आपके अंदर आ जाता है और आप वेरियस सोसाइटीज़ के साथ मूव करते हैं, तो आपकी एरोगेंस भी टेम डाउन हो जाती है, जो कि यूएई के केस में हुआ। यूएई में आप
जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, पुलिस वाला भी आपको अगर रोकता है, तो वो एक डिसेंट तरीके से आपसे आपका लाइसेंस माँगेगा, पूछेगा, आपका चार्ज बताएगा, वो भी शायद ही आपको वहाँ नहीं मिलेगा। उसको नहीं मिल तो ये फ़र्क तो है। अच्छा, इसके अलावा ज़हन एक और बात भी है, हमें और मेरे सारे लिसनर्स को स्पेशली जो कि एस्पायर कर रहे हैं जाने के लिए, ये रखना पड़ता है, ज़हन में रखना चाहिए कि देखिए हमारी नेशनैलिटी हुँ। भी एक रैंक रखती है उनकी एरोगेंस के लेवल में। अगर आप एक अमेरिकन हैं, एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, तो उनकी वो लेवल ऑफ एरोगेंस नहीं होगा जो कि एक पाकिस्तानी के लिए होगा। यू नो व्हाट आई मीन? आपका जब ड्राइवर पाकिस्तानी है, आपका जब गार्ड पाकिस्तानी है, आप उनके साथ रोज़ाना डील कर रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आप ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस में आपका बॉस या आपके पीयर्स दूसरे नेशनैलिटी के हैं, तो आपका लेवल डिफरेंट होता है। या उस हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ काम किया वहाँ पर पोज़ीशंस बहुत अच्छी थी, तो उनको हैरत भी होती थी कि एक पाकिस्तानी इस कलर का आदमी उसकी रिज़र्व्ड पार्किंग कैसी होगी? हुँ। हाउ कम यू गॉट द रिज़र्व्ड पार्किंग? तो स्पेशली साउदीज़ जूनियर जो थी उनको काफ़ी एक बड़ा रिपल्जन होता था कि यार ये सो मच प्रेजुडाइज़ हाँ, ये होता है। देखिए प्रेजुडिस होता है, हर्ज नहीं होता है। तो हमें जो मैंने बात शुरू की थी ये कहने के लिए कि हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इससे आपके परफ़ॉर्मेंस और एफर्ट्स का भी ताल्लुक है। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव दैट यू आर एडिंग वैल्यू। आपको हो सकता है पाकिस्तान में शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े, अपनी रेपुटेशन, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने में जितना वहाँ आपको करना पड़ेगा। तो ये बात बड़ा इस पे ज़रा गौर करें सब मेरे सुनने वाले कि आप सिर्फ़ अकेले नहीं हैं, आपका कॉम्पिटिशन है डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ। आपको इंडियंस के साथ भी डील करना है, उनको भी आउट क्लास करना है इफ यू रियली वांट टू स प्रूव दैट यू हैव गॉट सम वैल्यू। राइट सर। सर पहला सेगमेंट एंड करने से पहले मुझे आपसे एक बिकॉज़ इट्स अ नो कैप कन्वर्सेशन जी। you have talked about the career cost, people choosing wrong profession, people choosing lower designations. We know about the financial cost of moving those places. I want to talk to you about the emotional cost. सर आप सीनियर पोजीशन में थे, आई एम श्योर आपने अपनी फैमिलीज को बहुत जल्दी मूव करवा दिया होगा, बट एक बहुत बड़ा स्टार्टा है जो बहुत मिड टीयर का एम्प्लॉय है या पढ़ा लिखा ही है बट ऑफिसर लेवल का है जो अपनी फैमिली को मूव नहीं कर सकता फॉरेन से। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं जो 15-15 18-18 साल तक बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं ऑल टुगेदर, बाप को साल में एक बार देखते हैं ईद के वक्त वगैरह। व्हाट्स द इमोशनल कॉस्ट ऑफ मूविंग देयर एंड इज इट रियली वर्थ इट? जी, ज़ैन आपने बहुत अच्छा इसको सम अप किया और इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि देखिए टेंजिबल कॉस्ट तो आपको नज़र आ रही है कि आपकी जेब से इतने पैसे चले गए। पोज़ीशन आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ी जब आप यहाँ से गए, अनलेस कि आप बहुत ही डेस्परेट थे और जॉबलेस थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो इमोशनल कॉस्ट है, वो नज़र नहीं आ रही लेकिन जो बंदा है, जो जो जा रहा है, उसे वही फ़ील कर सकता है। आई वुड से कि उसकी फैमिली भी इतना यहाँ बैठ के फ़ील नहीं कर सकती। वो समझते हैं कि सऊदीया में है, रियाल कमा रहे हैं, वो आपको लिस्ट बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम आना तो ये लेते हुए आना। अब वो लेते हुए आने के लिए उसको कहाँ-कहाँ अपने आप को सेव करना पड़ेगा, ये बड़ा अब मैं आपको ये बताऊँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपके सीनियर पोज़ीशन पे हो या जूनियर पे हो, कॉस्ट सबको पे करनी पड़ती है। अपना दिल मारना पड़ता है, आपको अपने प्यारों की याद आती है रात को जब आप लेटते हैं। अगेन आप एक बड़े घर में अकेले लेट रहे हों या रूम शेयरिंग में 10 लोग साथ लेट रहे हों। टाइम आपका अच्छा गुज़ारने के लिए दोस्त यार तो काम आ जाते हैं, लेकिन आपके अपने जो लव्ड वन्स हैं वो तो बैक इन पाकिस्तान है। वो तो आपका मिस करते हैं आप। या तो उससे ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये होती है कि अगर खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान में किसी फैमिली मेंबर की तबीयत ख़राब है या गॉड फ़ॉरबिड किसी का इंतकाल हो जाता है और आप स्टक हैं अपने उसमें, आपको वो रियाल, आपको वो पोज़ीशन, आपको वो सऊदी अरब में रहना अच्छा नहीं लगेगा। आप ये चाहेंगे कि आप उड़ के पहुँच जाएँ और अपने लव्ड वन्स की केयर कर लें। तो ये इमोशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो फैमिली से दूरी अच्छा फिर अब देखिए कि मैं जब गया था तो उस वक़्त तो टेलीफ़ोन भी बूथ में जाके हमें करना होता था। 3 रियाल पर मिनट था। हमारी नज़र जो थी वो मीटर पे होती थी कि यार 3 मिनट हो गए अब बस करें। और आपको 2-3 फैमिलीज़ में अगर मेंबर्स को फ़ोन करना है तो आपका एक अच्छा खासा चंक सेविंग का उसमें चला जाता था। आज तो बहुत आसान है व्हाट्सएप है और फ्री कॉलिंग है बट स्टिल यू मिस पीपल, स्टिल यू मिस ओकेजन्स ईद पे क्या होता था, फिर 14 अगस्त है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल चेरिश करते हैं, मिस करते हैं। ये कॉस्ट तो आपको पे करनी ही पड़ती है। बाकी रहा खाने-पीने का या आपको निहारी और ये सब, ये तो सब कुछ मिल जाता है।
ये सब मिल जा रहा है। कहीं ये टेम्परेरी एक सेटिस्फेक्शन होती है, बट लॉन्ग टाइम अगर बच्चे आपके कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और आप उनको अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने नहीं जा सकते, इसकी भी कितनी बड़ी कॉस्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी में बिठा के स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम जो आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, इट इज़ रियली वैल्यूएबल। सो वी हैव टू रियली इवैल्यूएट कि इज़ इट वर्थ गोइंग? इज़ दिस ट्रेड ऑफ वर्थ इट और नॉट? आप जितने पैसे यहाँ सेव कर रहे थे या जितने यहाँ कमा रहे थे, उतने ही अगर वहाँ कमा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ के और उनको जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इतनी अच्छी वहाँ जॉब है कि आप साल में 1 या 2 विज़िट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। फिर भी मैं कंपेयर करूँगा अगर अमेरिका, कनाडा से, तो सऊदी अरब से पाकिस्तान आना बहुत आसान है। वो बहुत सस्ता भी है और ईज़िली आप 2 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट में आ भी सकते हैं। लेकिन बाहर से आना बहुत मुश्किल है। बट देयर इज़ अ कॉस्ट। It is एंड यू कैन नॉट रियलाइज़ इट अनलेस यू लिव अलोन ओवर देयर। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको बड़ा याद आता है। तो मेरा इसमें ये कहना होगा कि आपको एक पूरा पैकेज देखना पड़ेगा कि इस सब का जो टोटल है, वो आपके करियर एडवांसमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इन सब के लिए और फाइनेंशियली भी अगर बहुत अच्छा है, तो डेफिनिटली यू शुड गो। लेकिन इसका एक चीज़ अब रह गई, वो भी मैं कहना चाहूँगा कि इसका ऐज से भी बड़ा ताल्लुक है। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं, 25 इयर्स की एज है आपकी और आप सिर्फ जंप करके सऊदी पहुँचते हैं, तो मैं जब वहाँ था तब भी मैं ये मशवरा नहीं देता था किसी ब्राइट स्टूडेंट को कि और अपना पहला करियर जॉब करने के लिए, क्योंकि आप जाके स्टक हो जाते हैं वहाँ पे। एज पोज़ीशन में आपको काफ़ी टाइम लगता है अपना प्रूव करने का और फिर आगे बढ़ने का। फिर आपका कॉम्पिटिशन लोकली जो लोकल सऊदीज़ हैं या लोकल इमारातीज़ हैं, उनके साथ होता है। सही बात है। बिल्कुल। उसमें फिर आपकी प्रोग्रेस करने के चांसेस इतने ज़्यादा एम्पल नहीं होते, क्योंकि अगर आपकी जितना एफर्ट एक सऊदी ने किया, तो व्हाई वुड दे प्रमोट एन एक्सपेट? Definitely, definitely. So let's move to our second segment of our today's discussion. It's called Skills, Power, and the Uncomfortable Truth. Uh, पाकिस्तान मशहूर रहा है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर बेचने में। आपने खुद मेंशन किया था पहले सेगमेंट में ड्राइवर्स, गार्ड्स, लेबर्स, ये सारे आपको मजदूर तबका पाकिस्तानी दिखता है। ये रियलिटी सऊदी के लिए भी है, ये रियलिटी में यूएई में भी देखता हूँ हमेशा। जी। मगर जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की, हम बात करते हैं सीनियर लीडरशिप की वगैरह, ऑफ कोर्स उनकी पहली प्रायोरिटी उनके अपने लोग होते हैं, लोकल्स होते हैं, सऊदीज एंड इमरातीज एंड कतरीज एंड कुवैतीज। बट ऑफ कोर्स जहाँ ऑप्शन मिलता है वहाँ हम इंडियंस को फिर भी देख लेते हैं, या बट पाकिस्तानीज बहुत कम है। पहली वजह हम क्या गलत कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं एज ए नेशन हियर कि अगर हम लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि वो बाहर जाए और हमारे मुल्क में डॉलर्स और रियाल्स भेजना स्टार्ट करें, हम पहले ये क्या गलत कर रहे हैं सारी की सारी हरकतें। दूसरा, आप जानते हैं यही अनस्किल्ड लेबर फिर बहुत सारे ऐसे घपले करता है जिसकी वजह से हम बदनाम होते हैं। आपने खुद ने मेंशन किया सर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, मतलब दुबई की अगर आप भी रिसेंटली जाए ना यहाँ पे दुबई काउंसलेट के बाहर, अब आप लाइनें देखें कितनी लग गई है। मैं ऑफिस था वहाँ पे, मैंने आज तक कभी वहाँ एक बंदा नहीं देखा, अब लाइनें लग गई है दुबई के वीज़ा के लिए। आई मीन यू कांट इवन बिलीव दैट, राइट? क्या हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? अगर हम यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट या अपने इदारों की हैसियत से बात करें, क्या करने की ज़रूरत है हमें? सर ये बताइए। ठीक है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपका सवाल है, मेरे ख़्याल से इसमें से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा और शायद मेरा अपना जो ओपिनियन है किसी के लिए कारामद भी हो सके। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि हम तैयार कर रहे हैं, तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि हम नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा इदारा हो जो लोगों की ग्रूमिंग करे कि हाउ टू वर्क इन गल्फ। राइट, कोई ट्रेनिंग कोर्स ऐसा है? नहीं, चाहे 2 घंटे का ही कोर्स हो, ये तो मैं नीड फ़ील करता हूँ कि जो लोग जाने के एस्पिरेशन रखते हैं या जिनका वीज़ा लग गया है, अब जाने वाले हैं, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनकी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग नॉट फॉर दैट जॉब, बट टू हाउ टू एसिमिलेट इन दैट कल्चर, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, क्योंकि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट माइंडसेट है लोगों के, उनके साथ कैसे कोप अप करना है, क्या एथिक्स है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे उनको ग्रीट करना है, इन सब कौन बताएगा? जब वहाँ पहुँचते हैं आपको तो फिर हार्ड वे आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, आप जल्दी सीख जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर तो सबसे पहले अरबिक सीख जाता है क्योंकि वो दिन-रात उसमें वो होता है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर हैज़ टू बी
ट्रेनिंग, देयर हैज़ टू बी एन ओरिएंटेशन। आप जॉब जॉइन करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको 1 दिन की 2 दिन की ओरिएंटेशन देता है, लेकिन ओरिएंटेशन हमारे नेशनल लेवल पे यहाँ कोई नहीं होता। सही बात। तो जाने के लिए आदमी अपने एफर्ट करता है, जॉब ढूँढता है, वीज़ा के पैसे देता है, वीज़ा लगवाता है और चला जाता है। लेकिन कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलती। जो वीज़ा इश्यूइंग एजेंसीज़ हैं या जो जो लोग वीज़ा आपके एक्सपेडाइट करते हैं, वो भी आपको ट्रेन नहीं करते। तो आदमी बिल्कुल रॉ पहुँच जाता है। अब ये रॉनेस देखिए, जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो तो इंटरनेट पे बैठ के उनको मालूमात हो जाती है। लेकिन जो अनस्किल्ड लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल ही डिसइल्यूज़न्ड होते हैं कि वहाँ जाके क्या करें। सही बात है। उन्होंने 1000 रियाल की सैलरी एक्सेप्ट कर ली एक जैनिटर की जॉब के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक 1000 रियाल में कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना खर्चा हो जाएगा, कितना सेव करेंगे। वीज़ा खरीद के लाए हैं, उनको कितने साल तक तो उसको रीपे करना है। फिर अपने बच तो अल्टीमेटली वो एक 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 स ट्रैप में फँस जाते हैं कि बस जल्दी-जल्दी कमाना है और कमा के मेरे घर या अक्सर लोगों के घर जो पार्ट टाइम वर्कर्स आते थे, जो 2 घंटे के लिए आपके आएँगे और आपके ये साफ-वाफ कर देंगे, वो सब परमानेंट जॉब पे थे जिनकी सैलरी 600-800 रियाल थी। लेकिन शाम को टाइम निकाल के बेचारे अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वर्क करते थे। इल्लीगल था वो, लेकिन वो करते थे कैश। तो ये सब चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए कि ये किस तरह से है। तो इसमें होती डिफ़िकल्टी है कि आप हर वक़्त अंडर स्ट्रेस रहते हैं पैसे कमाने के लिए। और अब दूसरा सवाल आपका ये था कि आपकी रेपुटेशन की बात है, तो अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान की रेपुटेशन एज़ ऑफ़ टुडे भी बहुत अच्छी नहीं है। उसमें कसूरवार हम ही हैं। अगर मैं वर्किंग क्लास को भी 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ, मैं सिर्फ़ उम्रे की बात करूँ, तो जब आप हरम में दाखिल होते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 50% पाकिस्तानी नज़र आते हैं, शलवार कुर्ते में या एहराम में या उसमें। तो क्या ये लगता है कि हमारा मुल्क हम ये सारी प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में भी इतना ही करते हैं, रिलीजियस होते हैं पाकिस्तान में, तो ये एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन वहाँ आपको फिर उसके बाद सारी बैगिंग में पाकिस्तानी इन्वॉल्व, जिसकी वजह से मैंने खुद अपने देखा है कि उनकी पुलिस की गाड़ी आती थी जो कि सादा कपड़ों में है और वो सिग्नल पे उनको ग्रैब करके पकड़ के ले जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पाकिस्तानी होते हैं। पहले तो गैंग्स होते थे, जो कि गैंग आपको उम्रे पे ले जाके वहाँ पर पर्टिकुलर सिग्नल्स पे वो प्लॉट कर देते थे। अभी भी है। अब सऊदी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अभी भी है वो। अब भी है, ज़ाहिर-ए-बात है, सही बात है। बिल्कुल तो लोग बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप उम्रा भी कर लेंगे, हालाँकि उनकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। वो इसके सामने खड़े होके, काबे के सामने खड़े होके पूछ रहे होते हैं क्या करना है। कोई रिलीजियस ओरिएंटेशन नहीं होती और उसके बाद फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई है। फिर जब आदमी स्ट्रेस होता है, उसको 1000 रियाल मिल रहे हैं और उसको इतना काम भी करना पड़ रहा है, तो वो फिर 2 नंबर काम भी करता है। और उस 2 नंबर में कि रात को कहीं और मज़दूरी कर ली, कहीं और कर ली, वो फिर पकड़े जाते हैं। अगेन जब आप मैक्रो लेवल पे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो पता चलता है कि इतने क्रिमिनल्स में से ये इतने लोग जो पकड़े गए, उनमें से एक्स परसेंटेज पाकिस्तानी है। जी, और वो ह्यूज परसेंटेज। जी। इसकी वजह से उसकी जो रिpercussions है, वो पढ़े-लिखे लोगों पे भी आती हैं। तो इसलिए एक तो एलिमेंट ये आपके क्वेश्चन का ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो पढ़े-लिखे पाकिस्तानी जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस में। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बहुत अच्छी रेपो है। जी। एक बहुत अच्छा क्लब है उनका, और बड़ी अच्छी पोज़ीशंस पे वो काम पे हैं। बट ये ऐसे नहीं कर रहे। उनके पास एक तो लोकल एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में काम करने का, या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने जाके अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन की और अपना मेटल प्रूफ किया वहाँ पे। तभी उनकी एक रेपुटेशन बनी। तो बहुत सारे, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो सीएफओ लेवल के लोग थे। दे वर लिविंग आई मीन वेरी हाई स्टैंडर्ड लिविंग थी उनकी। तो स्किल्स, आप रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो लेके जाएँगे और एक अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो फिर नो मैटर कि आपके कॉम्पिटिशन में इंडियन है या बांग्लादेशी है या कोई भी है। आपने अच्छी वैल्यू एडिशन की है, आपने अपना परफ़ॉर्मेंस दी है, तो दे विल एप्रिशिएट। ये मैं आपको बताऊँ कि बाइसेस हर जगह होते हैं। हम क्या पाकिस्तान में सिंधी, महाजर, पंजाबी में बाइसेस नहीं कहते रिक्रूटमेंट के वक़्त, और उसको वो भी करते हैं। वहाँ पे भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत एक सिग्निफिकेंट है, अच्छी है, तो फिर आपको भी उतनी रिकॉग्निशन मिलेगी जितने की उनको मिलती है। इंटरेस्टिंग सर। उसी तजुर्बे पे थोड़ा-सा बात करेंगे। जी। और कहा जाता है, कुछ हद तक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मगर आप बता सकते हैं बेहतर। जब इंडियंस वहाँ काम करते हैं या चाइनीज़ अमेरिका या यूएसए में कनाडा में काम करते हैं, या कोई भी नेशनैलिटी काम कर रही होती है, वो अपने लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। सैडली ये पाकिस्तानियों के लिए ट्रू नहीं है। हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते।
हम यहाँ पे सिंध वर्सेस पंजाब वर्सेस केपी वर्सेस बलूचिस्तान, कराची वर्सेस लाहौर वर्सेस फैसलाबाद वर्सेस सियालकोट, इसमें वहाँ भी फंसे हुए हैं। वहाँ भी ये देखने में आता है कि आप ज़्यादा मुमकिन है कि आपको काम इंडियंस या आपको काम सऊदीज़ या फिर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वाले आपको दे देंगे। मगर अगर डिसीजन मेकर आप ही के मुल्क का है, यानी कि पाकिस्तानी है, चांसेस है कि आपको तरजीह नहीं दी जाएगी। क्या आप इससे एग्री करेंगे? और अगर हाँ, तो क्यों? मैं इससे एग्री करूँगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं इसको शायद जनरलाइज़ नहीं कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है या कि हमारे यहाँ हैंड होल्डिंग या सपोर्टिंग या वो उस लेवल की नहीं है जितने कि अदर नेशंस में है। एक इंडियन अगर आता है तो छोटे ही लेवल पे क्यों ना हो, वो किसी न किसी को बाहर से बुलवाता है। शायद ये भी है, बुलवाने की बात तो पाकिस्तान में भी है। मगर जब आप किसी पोज़ीशन में बैठे हुए हैं और आपको हायर करना है, तो फिर आप इतना सपोर्टिव नहीं होते कि आप सपोर्ट करके अपने आदमी को हायर करें या हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर दें, उसको बता दें कि कैसे होगा, ये बहुत कम है। जी, इसीलिए आप ये देखेंगे कि नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, बल्कि यू टेक सिंगापुर, यू टेक मलेशिया, यू टेक यूएई, हर जगह आपको एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड लॉबीज़ मिलेंगी। पाकिस्तानीज़ की लॉबीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए कि वो एक-दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। अब हमारे एक तो नेशनल लेवल के बाइसेस के बाद फिर हमारे फिर पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं, ये मेरे गाँव का है कि नहीं है, ये उसका है कि नहीं है। या इसलिए हम इसी चक्कर में हैं अभी और हमने सपोर्ट नहीं किया। अब एक छोटी-सी वाक़या मैं आपको बता दूँ, इसमें रिस्पॉन्स की भी बात है। मैंने रिक्रूटमेंट की वहाँ पे सऊदी में रहते हुए पाकिस्तानियों की, हमें उस वक़्त मिल गया था एक अमाउंट ऑफ कोटा फॉर वीज़ाज़ कि हमें पाकिस्तान से ही लेना है। अब इक्विटी मेंटेन करने के लिए पाकिस्तानी सर शॉर्ट थे, तो हमने कोई 10 सुपरवाइज़र्स पाकिस्तान से हमें हायर करने थे। राइट, अब ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान से रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिली फॉर सऊदीज़। फॉर रिक्रूटिंग। हमारे बिहाफ पे एक रिक्रूटिंग कंपनी को मैंने हायर किया पाकिस्तान से कि आप रिक्रूट करके दें, फाइनल इंटरव्यू हम लेंगे, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग भी सारी आप सोर्सिंग आप की, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला। इसके बाद था, अब ये तो वो जाने, हमने तो उनको एज़ अ कंसल्टेंट हायर किया था फॉर रिक्रूटमेंट। इसके अलावा मैंने पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक प्रोजेक्ट हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में करना था, सच्ची पर्सनैलिटी असेस करनी जी, थी। जी, 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 जी। मैंने बहुत सारी कंपनी को लिखा पाकिस्तान में और मैं चाहता था कि किसी पाकिस्तानी कंपनी को मिले ये प्रोजेक्ट, लेकिन रिस्पॉन्स रेट वाज़ वेरी, वेरी पुअर। आई एम वेरी सॉरी टू से। Why was that? I don't know, I'm surprised that they have not responded. When the deadline was approaching, I started contacting Indian companies. You won't believe, in 24 hours, they were online. Yeah. They proposed the entire project कि ये हम इतने में करेंगे और इवेंचुअली फिर मुझे एक इंडियन कंपनी को वो प्रोजेक्ट देना पड़ा एंड दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब एट अ वेरी लो कॉस्ट। हमारे यहाँ अभी रिस्पॉन्स ही के उसमें स्ट्रगल में थे कि आप प्रपोजल दें और उनसे क्या पैसे नेगोशिएट करें। बाय दैट टाइम प्रोजेक्ट असाइन हो गया। सर एक तो ये चीज़ हमें हम ईगर तो बहुत हैं जाने के लिए। अब लोग जाके वहाँ पर 72 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया लास्ट लीप के अंदर और इतने लोग गए। लेकिन हमारी डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग। देखिए ये इंटरनल बात है और मैं आपके साथ फ्रैंक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी डिलीवरी पे भी बहुत कंसंट्रेट करना है। द क्वालिटी ऑफ वर्क, टाइम मैनेजमेंट। आप जब प्रॉमिस करेंगे मैं कल प्रपोज़ल दे दूँगा, तो कल इज़ कल। ये नहीं कि वो बीमार था या लाइट चली गई थी या वो था, ये सब नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। मैंने आईआईटी के बड़े ब्राइट कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है इंडिया के। दे आर रियली मेटिकुलस, बहुत डिटेल में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम। तो देखिए हमारी पॉलिटिकल राइवलरी है जो है, लेकिन हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो एटलीस्ट वी शुड बी इक्वल टू देम इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। क्या हमारे आईबी और लम्स के बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं है? लेकिन उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई। जिस कल्चर से उठ के यहाँ जा रहे हैं तो ठीक है, मीटिंग में देर से आ गए कोई बात नहीं, या प्रोजेक्ट देर में हो गया कोई बात। ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और यहाँ पे ना आपने इंडियंस की बात की, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एज माय क्लाइंट्स ऑल्सो एज माय वेंडर्स, दोनों मैंने काम किया है। अक्सर कार उन्हें लेबल किया जा रहा है हार्ड वर्क, सस्ता सस्ता, बट मुझे लगता है कि दे आर प्रोफेशनली मच मोर कॉम्पिटेंट देन ऑल अदर काउंटर पार्ट्स। डू यू एग्री विद दैट? कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है वो लोग, और हम लोग शायद अभी भी उतने नहीं, उस लेवल पे हम नहीं काम कर पा रहे जिस लेवल पे वो करते हैं, एक्सेप्ट द फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे हैं, but बाकी इंडस्ट्रीज की आप बात करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
देखिए, मैं इसके 100% एग्री शायद ना करूँ। कॉम्पिटेंस तो हमारे यहाँ भी है। हम भी उतने कॉम्पिटेंट हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जा रहा है हर हम क लेकिन हमारे पास डेडिकेशन वो नहीं है। सो वी लैक इन डेडिकेशन, वी लैक इन डिलिवरी, वी लैक इन फुलफिलिंग आवर प्रोमिसेस। ये चीज़ें अगर हम करें तो हम इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। वहाँ का एक एमबीए और हमारा एमबीए में कोई फ़र्क नहीं है, हम भी उतना ही कर रहे हैं। लेकिन हमने उनकी ग्रूमिंग ऐसी नहीं की हुई कि प्रोफेशनल है, सुबह ऑफ़िस टाइम पे आना है, शाम को जाना है या डिलीवरी, वो चीज़ें हम लैक करते हैं। हम डेडिकेशन, वो पैशन लैक करते हैं। उनके यहाँ एक गाँव का भी एक बच्चा अगर आ रहा है और किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गया है, तो इन ऑर्डर टू सेव हिज़ करियर, इन ऑर्डर टू सेव हिज़ पोज़ीशन, ही विल डू हिज़ बेस्ट। हम जब आ जाते हैं पोज़ीशन पे तो हम ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, कि ठीक है अब तो पोज़ीशन मिल गई, अब हम यहाँ पर बैठेंगे कुछ साल। लेकिन कॉम्पिटिशन में फिर यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो आपको सुपरसीड कर जाएँगे। 100% और डेफ़िनेटली इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट देखा भी है। रैग्स टू रिचेज़ की कहानी इंडिया में भरी पड़ी है जहाँ पे लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है एंड ऑल। जब आप जिस साल आप गए थे सन 2000 में एंड ऑल दैट तक, तभी इंडिया एक स्टेप था अपने आप को आईटी हब बनाने के लिए। बैंगलोर को बन ऑलमोस्ट बन ही चुका था, हैदराबाद पे काम किया जा रहा था और कहीं न कहीं आज भी अगर मैं बात करूँ, मुझसे कहता है कि पाकिस्तान में क्या कोई आईटी सिटी है? आई डोंट नो है या नहीं है? बस आईटी स्ट्रीट्स है। हाँ, आईटी सिटी है कोई हमारे पास में भी। आईटी स्ट्रीट्स पे तो फिर वो बॉक्सेस बिक रहे हैं ना, वो है। लेकिन देखिए अब पाकिस्तान इस वक़्त पॉज़िटिव बात ये है कि पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ कर लिया है काफ़ी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी थोड़ी सपोर्ट हो रही है कि इसको एज़ अ इंडस्ट्री प्रमोट किया जाए, इससे एक्सपोर्ट हो सकती है। और बहुत सारे अमेरिकन और कैनेडियन कंपनी के बैक ऑफिसेज़ यहाँ हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी जिस टाइम पे इंडिया ने स्टार्ट किया। ज जहाँ पर के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इनने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर और लोगों को ग्रूम किया। आज इनके जो सीईओज़ हैं एंड आप देख रहे हैं इंडियंस हैं, वो केम इट इसलिए कि इन्होंने एजुकेशन पे फ़ोकस किया। लोगों को ग्रूम किया नॉट जस्ट एट द यूनिवर्सिटी लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल। अब एआई की इस वक़्त बात चल रही है। एआई बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में उसमें एज़ अ कोर्स पढ़ाई जा रही है। जी। तो आज ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी जनरेशन को नेक्स्ट 10 इयर्स में लीडिंग पोज़ीशंस पे लाने के लिए। हमने वो बोट मिस कर दी। हम बहुत देर में हमने स्टार्ट किया और अब से कोई 5, 7, 7, 8, 10 साल पहले शायद मैक्सिमम इतना सीरियस लेवल पे ये इनिशिएटिव हुआ। बल्कि शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ 10 साल भी नहीं, उससे भी कम अरसे। वो हम कैच अप कर रहे हैं बट वी आर ऑलरेडी मिस्ड लॉट ऑफ बिगर अपॉर्च्युनिटीज़। आई गेस मेरे हिसाब से एक आखिरी कंक्लूजन इस सेगमेंट को ये कह के करूँगा कि वी मिस्ड द बोट। व इस वक़्त कंपेयर करना गलत होगा इंडिया के साथ, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका है आपसे फिलहाल। हुई बहुत सारे लेवल के ऊपर मेबी अपने खुद की एक जगह बनाएँ और मेबी एक अलग एरियाज़ के अंदर जाके अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस आपने खुद ने मेंशन किया सर, और मैं बात से 100% एग्री करता हूँ। फाइनेंस इंडस्ट्री गल्फ़ में डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानी टैलेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट ऑफ कोर्स अदर इंडस्ट्रीज़ टू जहाँ हम शाइन कर सकते हैं। With that, our second segment will come to an end. Let's move to our third segment. Alright sir, हम सऊदी की बात कर रहे हैं और सऊदी की बात करें और विजन 2030 की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा तीसरा सेगमेंट में सर, विजन 2030, what it is and what it really means to expats and of course Pakistanis there. सर इस विजन 2030 सब देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नहीं हो रहा। क्या ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर वो प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए एक प्रेशर कुकर? व्हाट डू यू थिंक? अ, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में लूँ पहले विज़न 2030 से पहले क्या सिचुएशन जी, थी। बताइए। सऊदी एक बहुत बड़ा कंट्री है, आपको पता है पॉपुलेशन बहुत है। तो इनके प्रोसेसेस और सिस्टम्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इवन बिफोर दिस विज़न वाज़ इवॉल्व्ड एस्टैब्लिश्ड थे। सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें पूरे गल्फ़ में उनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं। चाहे वो एडिबल चीज़ें हों या शुगर हो या ऑयल हो या यू नेम इट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। डेयरी में आपको पता है कितना ज़्यादा था। तो ये सब तो ऑलरेडी था उसके बाद। लेकिन 2016 में जब ये विज़न टू 2030 इवॉल्व हुआ, इसका जो थीम था वो ये था कि नॉन ऑयल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए और उनको बढ़ाया जाए। तो कंट्री की रिलायंस ऑयल पे ज़्यादा ना हो, क्योंकि पूरी कंट्री की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड थी। लेकिन अगर ऑयल में कुछ मसला हो जाता है तो पूरे कंट्री भी से सफ़र कर सकता है। इसीलिए विज़न 2030 इवॉल्व हुआ और रैपिड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उन्होंने कोई अबाउट 14 इयर्स का टाइम पीरियड रखा 2016 से 2030 तक के लिए। तो एक एम्पल टाइम था सऊदी बिज़नेसेस को एक्सपैंड करने का और नई बिज़नेसेस स्टार्ट करने का, नए सेक्टर्स में आने का।
इससे क्या था कि इससे आपकी लोकल एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत बढ़ता है, काफ़ी बड़ी वर्कफोर्स उनके पास अनएम्प्लॉयड थी और ज़्यादातर रिलायंस जो थी वो एक्सपर्ट्स पे थी। एक्सपर्ट्स पे रिलायंस को कम करना भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था, ताकि आपकी जो जनरेशन है वो डेवलप हो, उनकी स्किल्स एनहांस हो और फिर जॉब पे जाएँ। और उसके फैक्टर्स और भी थे। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ कि अब सारी ऑर्गनाइज़ेशंस और फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें रही, क्योंकि विज़न उनका था। इसलिए सारे लोगों ने मिल के, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ने मिल के इसको अचीव करने के लिए अपने डिफरेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, टारगेट्स बनाए और उसको अचीव किया। एंड एज़ ऑफ टुडे अगर आप सर्च करें तो वी आर इन 2026 एंड स्टिल देयर आर 4 years लेफ्ट, बट दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड मोर देन 85%। वाओ! जो विज़न, जो उनके स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने कंप्लीशन के मराहिल में है और कंप्लीट हो गए। अच्छा, इससे क्या हुआ कि इससे इंडस्ट्रीज़ बहुत एक्सपैंड हुई, इससे बिज़नेसेस बहुत बढ़े, व्हिच मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट्स भी बहुत क्रिएट हुई। सही बात है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, आपका सवाल था कि स्ट्रेस है, यानी प्रेशर है या या अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी है? तो मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ें हैं, अपॉर्च्युनिटी भी है इसमें, क्योंकि अब जैसे नियोम आ रहा है, इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज़ेशन और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, उसमें हज़ारों यानी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोग जा रहे हैं इसमें। लेकिन हाँ, देखिए अब आपको अपने स्किल्स के, अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कि वो जो लेबर क्लास है उसकी तो स्किल्स वही है, वो रिक्वायर्ड रहेंगी और वो चलता रहेगा। पाकिस्तान पहले भी एक मेजर चंक अपना लेबर क्लास को बेचता था और उनकी जॉब्स होती थी, अब भी वो जाएँगी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही चली जाएँगी बिकॉज़ ऑफ लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रोजेक्ट। लेकिन जो स्किल्ड क्लास है, उसमें उनका कॉम्पिटिशन लोकल सऊदीज़ से भी बहुत है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस हो रहा है फॉर ग्रूमिंग द सऊदीज़। तो उनकी ग्रूमिंग के लिए तो अब जो जूनियर लेवल की जो जॉब्स थी, एंट्री लेवल की जो जॉब्स थी, वो काफ़ी श्रिंक होती जा रही है। और फिर एआई के इवेंट में जो बहुत सारे रिपिटिटिव काम थे, वो सब चीज़ें भी एलिमिनेट होती जा रही है। सही बात है। ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है। तो कंट्री एज़ अ होल ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत रैपिड है, बहुत ह्यूज है। इसलिए अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं, लेकिन इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको राइट फिट होना पड़ेगा। जिस जॉब पे आप जा रहे हैं, उसके अंदर आपकी पूरा स्किल सेट वैसी हो और आप एक्सेल कर सकें उसके अंदर, कॉम्पीट कर सकें दूसरों से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट। सर आपने कहा अपॉर्च्युनिटी है। क्या स्किल्स आज का एक लड़का या लड़की अ, अपना ए लेवल्स अपना इंटर करके जाता है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो ऑफ कोर्स 4 साल बाद जॉब ढूँढ रहे होंगे, 5 साल बाद जॉब ढूँढ रहे होंगे। क्या स्किल जिनको मैंने आज काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्लोबली रेलेवेंट बनाने के लिए, बिलख़ुसूस गल्फ़ मार्केट? देखिए, पहले मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स के सऊदीया जाने पर। देखिए, कुछ ना कुछ आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके सीवी में 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको वर्क कल्चर का पता हो, वर्क प्रेशर का पता हो, आपकी ग्रूमिंग हो चुकी हो, तब आप जाएँगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल ठीक है, दिखेंगे। सही। तो ये चीज़ पे आप करें कि अपने स्किल्स को अपना ब्रश अप करें। आप अगर अकाउंटेंसी में हैं तो अपने आप को ग्रूम करें नए सिस्टम्स पे और अपने सारे प्रोसीजर्स पे अपने आप, जिस प्रोफ़ेशन में हैं। आप अगर आईटी में हैं तो आपकी आईटी की सर्टिफ़िकेशंस आपके रेलेवेंट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। इससे आपको एक तो एंट्री में भी फ़ायदा होगा, आपको एंट्री आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो लिंक्डइन पे आप अप्लाई कर रहे हैं या बेथ.कॉम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ सीवीज़ होते हैं वहाँ पे। जी। उनमें अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो यू हैव टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा। आपकी स्किल आपके पास सीवी पे अगर किसी अच्छी कंपनी में आपने काम किया है तो फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्किल्स अपने आप को ग्रूम करना है। ये नहीं कि अभी आपने ए लेवल किया और 4 साल का बैचलर्स किया और आप सऊदी में जाके किसी छोटी कंपनी के अंदर एक छोटे लेवल पे चले गए। यू आर गोइंग टू रीयून योर करियर। देखिए, ये ना कीजिए। आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ा-सा डेवलप करके फिर जाइए। अच्छी कंपनी में पाकिस्तान में काम करना भी बहुत मीनिंगफुल है, बहुत वैल्यूएबल है। आपने अगर पीएनजी में यहाँ काम किया हुआ है, आपने अगर ईवाई में काम किया हुआ है, दैट इज़ वैल्यूएबल। पीपल नो व्हाट इज़ पीएनजी और व्हाट इज़ ईएन। तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर भी अगर आप एंग्रो में काम करके जा रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ एंग्रो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक सेकंड में आपको ये बता दूँ कि मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था और जब इंट्रोडक्शन हुआ सऊदी लैंड करने के बाद, तो एचआर डायरेक्टर ने मेरे बॉस को, जो कि सीईओ था उस कंपनी का, उसको बताया कि ही इज़ फ्रॉम आईबीए।
तो Right. आई वाज़ शॉक्ड कि उन्होंने कहा अच्छा आईबीए ओह दैट्स दे आर वेरी गुड। उसके पास फिर मुझे पता चला कि आईबीए के काफ़ी ग्रेजुएट्स ऑलरेडी थे वहाँ पे। तो आप किसी जिस इंस्टीट्यूशंस को से आप पढ़ के आ रहे हैं या काम करके आ रहे हैं, दैट काउंट्स अ लॉट। तो बिल्कुल रॉ ना जाइए, अपने आप को थोड़ा-सा ग्रूम करके जाइए और फिर आप एक्सेल करें, उसकी स्किल्स बनाएँ। देखें कि उस ऑर्गनाइजेशन में बिज़नेस का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वेदर यू आर इन आईटी और फाइनेंस और व्हाटएवर, यू शुड नो द बिज़नेस फर्स्ट। बिज़नेस की स्किल्स अपने आप को Yeah. ग्रूम करें और फिर आप करियर डेवलपमेंट आपका अपना काम है। देखिए, आपको कंपनी शायद सऊदीया में इतने लग्ज़रियली आपको भेजेगी नहीं ट्रेनिंग्स पे। ऑल्दो मैं तो न्यूयॉर्क तक ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ कंपनी के खर्चे पे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे और वो पैसा अपने लोगों पे खर्च करें। सही है, अपने करियर पे खुद तवज्जो देनी है और अपने आप को रेडी करके जाना है। Beautiful, sir. Thank you so much for being here with us. एक आखिरी सवाल. What success means to you today, and how is it different for what it meant 25 years ago? अच्छा, ये ज़हन काफ़ी सेंसिटिव इमोशनल सवाल है। जी. तो मैं कन्फेस करूँगा कि देखिए, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने 7-8 साल पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स में काम किया और उसके बाद फिर जब सऊदी की अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत आसानी से तो मैं वहाँ चला गया। तो मेरी एस्पिरेशंस कोई बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटेड, डिफाइंड नहीं थी, ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ। इसलिए कि हमारी मालूमात उस पर बड़ी महदूद थी, बड़ी लिमिटेड थी। आज की जनरेशन व्हेन यू टॉक अबाउट जेन ज़ी एंड ऑल, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, जी. दे नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है. तो इनके पास करियर एस्पिरेशंस भी ज़्यादा हैं। ऑल्दो उनकी ग्रूमिंग की भी बहुत शदीद ज़रूरत है, सही. उनकी गाइडेंस की, और हमारी जनरेशन का डेफिनिटली ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। लेकिन वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, तो उनकी एस्पिरेशंस डॉक्यूमेंटेड है, तो उनको देखते हुए वो चले। हम हमारा जो आपने पर्सनल सवाल किया, तो मेरी कोई ख़ास एस्पिरेशंस नहीं थी, लेकिन एक ये था कि एक अच्छी लाइफ हो, थोड़ी-सी सेविंग हो, और ये सारी एस्पिरेशंस लेके हम आ गए और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई। तो सक्सेस को मैंने किसी पोज़ीशन से लिंक नहीं किया था कि एक पोज़ीशन मिल जाएगी तो हम सीईओ बन जाएँगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन एक पीसफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हो जाए, ये एक सक्सेस थी जो कि एक बड़ी हम्बल सी थी। आज के बच्चे शायद इतना ज़्यादा हम्बल उसमें नहीं जाएँगे, वो एक पोज़ीशन एक्वायर करना चाहेंगे, वो एक सर्टेन अमाउंट को वो चाहेंगे कि जमा हो, तो ये था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इफ आई लुक बैक, आई थिंक आई एम सैटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कंटेंटेड। Whatever I was given by Allah, I'm so thankful to Allah. Alhamdulillah. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड व्यूअर्स विद दैट हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। उम्मीद हो आपने बहुत कुछ सीखने को मिला हो, उम्मीद हो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले हो, स्पेशली ऑल दोज यंग प्रोफेशनल्स जो कि एस्पायर करते हैं गल्फ रीजन, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, अपने उन दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आई शैल सी यू नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।